अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं समीना राना। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मुबश्शिर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, आपको पहला रोजा मुबारक हो। आज इफ्तारी कर ली आपने? सर आपको भी पहला रोजा मुबारक। आई होप सो आपको ज्यादा रोजा नहीं लगा होगा। सर आज हम 3 दिन बाद व्लॉग कर रहे हैं और आप मौजूद थे सदर की हल्फ बर्दारी की तकरीब में, तो यकीनन आपकी मुलाकातें हुई होंगी और बहुत अंदर की खबरें भी होंगी। सर कोई खबर ब्रेक करना चाहते हैं? नहीं, उन मुलाकातों में ना मैं आपको बताता हूँ कि कई तो मुलाकातें हुई और कई मुलाकातें नहीं भी हुई। अब वो आप चाहे साथ साथ बैठे हैं, मसलन मेरे साथ लेफ्ट पे, मेरे से अगली रो में लेफ्ट पे 3 कुर्सियां छोड़ के मियां नवाज शरीफ थे, तो मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई। ना उन्होंने की आते हुए, उन्होंने मुझे, मेरा ख्याल है कि ना मैंने की उनसे। एनीवे, और यह है कि इस तरह जनरल आसिम मुनीर से या चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ से कोई मुलाकात नहीं हुई, हालांकि वो बिल्कुल साथ थे। तो यहाँ पे अब जिसने झूठ बोलना है वो आके बोलता रहे कि मेरी उससे भी बात हुई और उससे भी मुलाकात हुई, तो मैं तो वो नहीं करूंगा। लेकिन जिन लोगों से मेरी बातें हुई है ना, हर आदमी से मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा, सिर्फ एक सवाल हर एक से, क्या ये गवर्नमेंट प्रेजेंट क्राइसिस से पाकिस्तान को बाहर निकाल लेगी कि नहीं। और हर आदमी ने मुझे, जिसमें वजीर भी शामिल है जो अब वजीर बन गए, और मुशीर भी शामिल है, और विफाक के भी, सिंध के भी, पंजाब के भी, हर एक ने मुझे एक ही जवाब दिया, और वो है कि ये बड़ा मुश्किल काम है। और ये नहीं, इसका मतलब है कि जो लोग वजीर बन गए हैं उनको खुद ये टास्क एक बड़ा ह्यूमंगस लग रहा है कि पाकिस्तान को इस मुश्किल भंवर से, इस मुश्किल टाइम से बाहर निकाल सकते हैं कि नहीं। उसकी एक वजह जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि देखें, कोई गैबी ताकत अगर आ जाए और वो पाकिस्तान की मदद कर दे तो मुझे उसका पता नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं होता, तो हमें बड़े सख्त फैसले करने हैं, बहुत सख्त फैसले करने हैं। इस मुल्क ने अगर बचना है या इसने ठीक रहना है या ठीक चलना है, वो किसी में कैपेसिटी नहीं और किसी में हौसला नहीं है। जैसे कहते हैं ना, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, तो वो है नहीं यहाँ पे। और एक बात जो इस्लामाबाद में, मैं जब गया हूँ वहां पे कोसार मार्केट वगैरह में 1-2 दफा खाना खाने या लोगों को मिलने 1-2 जगहों पे, दफ्तरों में, तो एक बात हर आदमी इस्लामाबाद के अंदर तो करता है कि यार 4 महीने तक है ये हुकूमत, 4 महीने के बाद इमरजेंसी लग सकती है। अच्छा, मैं हर एक से पूछूं क्यों लग सकती है, तो मुझे इसका कोई स्ट्रेट जवाब नहीं देता, सिर्फ ये कहता था कि यार ये बस अल्लाह करे कि मैं गलत हूं और ये हालात बेहतर हो जाएं, हालात इतने खराब हैं। तो इस वक्त जो है ना, फियर ऑफ द अननोन है पाकिस्तान में। और देखें, पाकिस्तानियों का हाल जो है ना, हम बेसिकली झूठे और 2 नंबर लोग हैं। वो चाहे हमारा वजीर आजम हो, वो चाहे मैं हूं, चाहे आम आदमी हो, सारे झूठे हैं। मैं तो शहबाज शरीफ का नाम लेके कह रहा हूं। आज मुझे इसहाक डार साहब के एक बड़े करीबी दोस्त ने एक ट्वीट फॉरवर्ड की, उन्होंने कहा ये रीट्वीट कर दें, इसहाक डार साहब की ट्वीट है। तो मैंने कहा यार अभी वो रोजे से होंगे इस वक्त, तो वो क्योंकि बड़े रोजदार आदमी हैं और मैं उनको जानता हूं, नमाजी भी हैं, तरावियां भी पढ़ते हैं वो। तो ये ट्वीट उन्होंने कैसे किया? ट्विटर तो बंद है। तो उनका सर वीपीएन तो मैं कहा वीपीएन जो है वो तो इलीगल है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर ये झूठ बोल रहे हैं, रोजा रख के जो गैर कानूनी काम है वो ये कर रहे हैं और ट्वीट्स कर रहे हैं अपनी। तो देखें, कहने को छोटी सी बात है, लेकिन अगर इस तरह की कौम ये समझती है कि हम फाका करके अल्लाह हमें सवाब दे देगा, तो अल्लाह ने झूठ बोलने वाले को तो नहीं देना सवाब। और कुरान करीम में बड़ी क्लियर सूरह बकरा की आयत है, इन्नहुम युराऊन व यमनऊनल माऊन, कि दिखावे की नमाजें पढ़ने वाले और दिखावे की इबादत करने वालों के लिए अल्लाह ने जो जो अहकामात दिए सबको पता है। तो शहबाज शरीफ वजीर आजम इस मुल्क का, उसको नहीं पता ट्विटर उसने बंद किया हुआ, फिर वो ट्वीट कैसे करते हैं? फिर और इस मुल्क के जितने लोग हैं जो करता धरता है सारे के सारे और इदारे हैं, वो किस मुंह के साथ ट्विटर को या एक्स को बंद करके रखते हैं?
खुद उन्होंने करनी है, वीपीएन लगा के कर रहे हैं, या तो मुल्क को कह दो यार हमने वीपीएन खोल दिया, इलीगल नहीं है। लेकिन जब आप एक इतनी सी चीज पे इलीगल काम करते हैं तो फिर बड़ा इलीगल काम करने में, बड़ी चोरी करने में, बड़ा गबन करने में, बड़ी करप्शन करने में आपको कोई शर्म नहीं आएगी। तो बेसिकली सारे ऊपर हम बेशरम हुए हैं, अब और मैं क्या कह सकता हूँ। राइट। मुबश्शिर साहब, आईएमएफ का वफ्द भी आज रात पाकिस्तान पहुंचेगा। दूसरे किस्त के लिए मुज़ाकरात होने हैं, जो प्रोग्राम चल रहा है स्टैंड बाय प्रोग्राम, $1.1 अरब की किस्त पाकिस्तान को जारी होनी है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान आईएमएफ को मुतमईन कर पाएगा और कामयाब हो पाएगा अगली किस्त हासिल करने में? ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आईएमएफ जो रिव्यू करने आ रहा है, मेरा ख्याल है कि वो प्रिपेयर्ड है, और आपको 1 बिलियन नहीं, तकरीबन टोटल 8 बिलियन का आपका जो है वो तय होगा आईएमएफ से इस मीटिंग के बाद। सो ये तो आपके लिए मीटिंग अच्छी जाएगी, आप डोंट वरी। और इसके बाद रमजान भी हुकूमत के लिए अच्छा हो जाएगा। हुकूमत ने जो रमजान में वादे किए हुए उसके लिए भी पैसे आ जाएंगे इनके पास करने को। तो मुबश्शिर साहब, जो नए वजीर खजाना बने हैं मोहम्मद औरंगजेब, उनका क्या किरदार होगा इन मुज़ाकरात में खास तौर पर? और इसके अलावा जो पाकिस्तान को चैलेंजेस इस वक्त दरपेश हैं, उनके हल के लिए क्या इस्लाहात करेंगे नए वजीर खजाना? देखिए, वो उनका रोल जो है ना बड़ा सिंपल है। अभी तो उनका रोल एक पोस्ट ऑफिस के तौर पे है, उससे ज्यादा नहीं है। वो आईएमएफ को दिखाएंगे कि पिछली हुकूमत के ऊपर आपने यही कंडीशंस लगाई थी और यही हमने कंप्लाई की, ये हमने माबदौलत हमने पूरी की है। और फिर आईएमएफ कहेगा अब ये करें, वो बड़े आराम से कह देंगे जी बिल्कुल जो हुक्म सरकार का हम कर देते हैं। तो इस वजीर खजाना ने इससे ज्यादा बात नहीं करनी है। वो उड़ता हुआ तीर जो है उसके आगे नहीं आके खड़े होंगे कि जो कुछ हो रहा है वो बड़े आराम से कह देंगे कि जी ये तो पहले का तय हुआ है, मैं तो इसको इम्प्लीमेंट करा रहा हूँ, अमली जामा मेरे टाइम पे हुआ है। लेकिन इसके बाद अब क्योंकि देयर इज ओनली वन प्रॉब्लम, इस मुल्क में जब भी वजीर खजाना को बैंकर बनता है, जैसे शौकत तरीन भी बने थे, उससे पहले शौकत अजीज भी बैंकर थे इंसिडेंटली, हालांकि शौकत अजीज वाज अ मच बेटर पर्सन इन दैट वे। तो बैंक के सूद इंटरेस्ट जो है ना वो ज्यादा हो जाता है और कारोबारी खत्म हो जाते हैं, ये बैंक फ्रेंडली हो जाते हैं। पाकिस्तान एक अजीब मुल्क है, यहाँ कभी बैंक नहीं बैंकरप्ट होता और उसके लिए बेल आउट्स बड़े मौजूद हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा जो बोरोइंग है हुकूमत की वो तो बैंकों से कर रहा है। लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने अपने कारोबार बंद कर दिए, फैक्ट्रियां बंद कर दी और बैंक के अंदर उन्होंने रखा हुआ सारा माल धन अपना, ताकि उनको 22% इंटरेस्ट मिल रहा है, 21% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो कौन सा कारोबार है जो इतना फीसद इंटरेस्ट देता है? कोई भी नहीं है। तो ये जब तक इंटरेस्ट रेट जो है, सबसे पहले औरंगजेब साहब इसको सिंगल डिजिट में नहीं लेके आएंगे, 8 या 9 पे नहीं लेके आएंगे, तो पाकिस्तान के मसाइल नहीं हल होने हैं। इस वक्त ये जरूर है कि पाकिस्तान को जो है वो अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, लेकिन वो कैसे बढ़ेंगी? लोगों को इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे। अगर लोग डॉलर्स लाते हैं यहाँ पे तो उनको क्या इंसेंटिव है? वो तो खुद डॉलर निकाल नहीं सकते बैंक से अगले दिन। बैंक उनको अगर देगा तो उसके बदले लोकल करेंसी दे देगा, तो वो उनको डॉलर नहीं मिलते। तो आप इंसेंटिव्स तो दें लोगों को कि यार तुम अगर फॉरेन एक्सचेंज लेके आते हो तो तुम्हें ये फायदे हैं। फिर एग्रीकल्चर के ऊपर आपको कुछ इंडस्ट्रीज पिन पॉइंट करनी पड़ेंगी, इंडस्ट्रीज जिसमें एग्रीकल्चर भी है बाय द वे, कि इनको आपको 10 साल का 15 साल का आपको एक फ्लैट रिलीफ देना पड़ेगा कि यार करो तुम लोग जो करते हो, लेकिन ये तुम्हारे मिनिमल टारगेट्स हैं और अगर इस पर नहीं करते तो फिर तुम्हारे ऊपर ये छूट नहीं होगी। जैसे अगर कोई आदमी वाकई एक्सपोर्ट से $100 मिलियन की एक्सपोर्ट कर देता है और वो $100 मिलियन पाकिस्तान लाने का यानी एक सहूलतकार बन जाता है, तो उसको खुलकर इंसेंटिव दें। ऐसे एक्सपोर्टर को बहुत इंसेंटिव होने चाहिए जो आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ाता है, जो आपके लिए डॉलर्स लेके आता है, जो एनर्जी कॉस्ट को कम करवाता है किसी न किसी। सोलर की को प्रमोट करें और ये जो है हाइडल एनर्जी इसको प्रमोट करें, इसके प्रोजेक्ट्स लगाने पर लोगों को टैक्स फ्री छूट देंगे जी 15 साल तुम्हें कोई टैक्स नहीं है, 15 साल तक उनके प्रोजेक्ट की कॉस्ट आ जाएगी और उसके बाद चलो तुम 14 सेंट ना करना, तुम उसको 3 सेंट कर लेना, तुम्हारा प्रोजेक्ट तो लगा हुआ, ऑपरेशनल कॉस्ट डाल दो उसके ऊपर सब कुछ, तो थोड़ा थोड़ा खाते रहो कमाते रहो। सो आपको बड़े सीरियस डिसीजन मेकिंग करनी है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, और फिर उनको इम्प्लीमेंट करना। अब देखना तो ये है कि औरंगजेब मुबश्शिर साहब जो अमरीकी माशी जरीदा है ब्लूमबर्ग,
اس نے تو بڑا پازیٹیو اس کو سٹیپ قرار دیا ہے کہ مثبت قدم ہے نئے وزیر خزانہ کو محمد اورنگزیب کو بطور وزیر خزانہ مقرر کرنا. انہوں نے کہا اس امید کا اظہار کیا گیا اس میں کہ جو اصلاحات ضروری ہیں اس کو کرنے کے لیے محمد اورنگزیب سب کچھ کریں گے, اصلاحات کرنے کے لیے تمام اقدامات اٹھائیں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ عالمی دیکھیں سرمایہ بات یہ ہے کہ زیادہ بلومبرگ ان کو جانتا ہوگا, بلومبرگ ان کو جانتا ہوگا, میں نہیں جانتا. اور obviously یہ جو اس لیول کے لوگ ہوتے ہیں, بینکرز ہوتے ہیں, فائنینشیل ایکسپرٹس ہوتے ہیں, بلومبرگ اکیلا تو نہیں ہے, ان کو تو فائنینشیل ٹائمز بھی اور وال اسٹریٹ جرنل بھی اور آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک, تو سارے ایگزیکٹوز ان کو جانتے ہوں گے اور ان کی اسکل سیٹ ہے, جاننا بھی چاہیے. سو بلومبرگ از سیئنگ کہ یہ کر سکتے ہیں تو آئی ایم شیور وہ کر سکتے ہیں, اور اگر وہ کر لیں تو وہ سیویئر ہو جائیں گے ہمارے, کیونکہ یہ کوئی سیاستدان نہیں کر سکتا, اس کے لیے مشکل ہے, ٹیکنوکریٹ ہی کر سکتا ہے. تو مے بی اورنگزیب صاحب از رائٹ. میں نے اصل میں ان کے اوپر کامنٹ اس لیے نہیں کر رہا کہ میں ان کو بالکل بھی نہیں جانتا. مجھے صرف یہ پتا ہے کہ ان کا تعلق حبیب بینک سے ہے یا تھا, اب تو نہیں, اور مجھے ان کی سی وی کا پتا ہے, لیکن آئی ڈونٹ نو ہیم ایز اے پرسن. So it is very unfair if I say he'll be good or he will not be good. Either way, I'm not going to make a comment. My only concern is, can he take those decisions that are really important? Bloomberg says that he can, then fine, he can. Right. مبشر صاحب, ملک کو جو معاشی چیلنجز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے صدر مملکت آصف علی زرداری کا ایک بڑا اچھا فیصلہ سامنے آیا. انہوں نے کہا ہے کہ وہ تنخواہ نہیں لیں گے. اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا وزیر داخلہ نے بھی اعلان کیا کہ وہ تنخواہ نہیں لیں گے اور ملک کی بہتری کے لیے کام کریں گے. وشی صاحب, یہ ایک بہت اچھا کلچر پروان چڑھ رہا ہے ہمارے ملک میں. آنے والے وقت میں کیا ہم مزید ایسی آوازیں بھی سنیں گے ہمارے وزراء کی جانب سے, مشیران کی جانب سے, پارلیمان اور سینیٹرز کی جانب سے بھی کہا جائے گا کہ ہم صرف پاکستان کے لیے کام کریں گے, تنخواہ کے لیے کام نہیں کریں گے یا تنخواہ نہیں لیں گے؟ میں کہتا ہوں یار اپنا سارے لے لیں تنخواہ, مجھے کوئی پرابلم, سارے لیں تنخواہ, ان کی مہربانی ہے. یہ ٹیکس نہ چوری کریں اور یہ ٹیکس صحیح دیں اس ملک کو, اور کرپشن نہ کریں. دیکھیں پاکستان کا پرابلم تو ٹیکس چور ہے, پاکستان کا پرابلم تو کرپشن ہے. ان کی تنخواہیں تو پرابلم نہیں ہے, وہ تو چند روپیلی ہونی ہے, ٹھیک ہے نا. تو بہتر ہے کہ اب زرداری صاحب زیرو ٹالرنس کلچر بھی کریٹ کریں فار ٹیکس ایویڈرز اینڈ چور اور کالا دھن رکھنے والے, اور انٹیریئر منسٹر بھی ایسا ہی کر لیں, اور دین اٹ ول بی ویل, ورنہ تو نہیں. رائٹ. وشی صاحب, آپ ایوان صدر میں تھے, آپ نے وٹنس کیا, وہاں پر آپ نے کیا ماحول دیکھا؟ چونکہ خبر تو پرانی ہے لیکن آپ کے ساتھ ویلاگ آج ہو رہا ہے, آپ نے ساری تقریب دیکھی, آپ نے کیا وہاں سے میسج آپ نے لیا اور کس طرح کا ماحول تھا؟ خود آپ وہاں پر موجود تھے. مجھے دیکھیں عارف الوی تو ہی واز آؤٹ آف پلیس ٹوٹلی. وہ تو بہت ہی ایک وہ گواچی گاں کی طرح پھر رہے تھے وہاں پہ, اور ان کو کسی نے سلام بھی نہیں کیا, لفٹ بھی نہیں کرائی, بات بھی نہیں کی ان سے. شہباز شریف مجھے بہت ٹینس لگ رہے تھے. شہباز شریف کی آپ تصویریں دیکھیں ایوان صدر کی, تو he was very tense and he was not very open about his feelings. تو دوسرا جو ہے, پھر میں نے ایک عجیب سی چیز دیکھی ہے پہلی باری, کیونکہ ہم کئی دفعہ اوتھ ٹیکنگ میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اوتھ ٹیکنگ کے فوراً بعد اکراس دا ہال ایک دوسرا ہال ہے جہاں پہ چائے کا انتظام ہوتا ہے اور اہتمام ہوتا ہے, اور جس نے بھی اوتھ لیا ہو, وزیر اعظم ہو یا صدر پاکستان ہو, وہاں پہ تو ان کے لیے ایک وہاں پہ جگہ بنائی جاتی ہے, مختص کی جاتی ہے, جس پہ وہ کھڑے ہوتے ہیں اور سارے لوگ لائن میں آتے ہیں اور ان کو ایک ایک کر کے ملتے بھی ہیں, سارے جاتے ہیں. تو ادھر نہ زرداری صاحب, نہ عارف الوی صاحب, نہ شہباز شریف صاحب, اور نہ قاضی فائز صاحب, ان میں سے کوئی نہیں کھڑا ہوا جو چار لوگ سٹیج کے تھے. اینڈ ایوریبڈی وینٹ آؤٹ امیڈیٹلی وداؤٹ میٹنگ اینی. اچھا, اب وہ وہاں پہ رکے نہیں اور سارے چلے گئے. اور اس کے بعد ایک عجیب سی چیز ہوئی کہ اس فلور کے جتنے ایلیویٹرز تھے سارے لاک ہو گئے, آٹو لاک پہ جیسے ہوتا ہے نا, اور بند کر دیے گئے. اور اس بعد میں بھی, احمد محمود بھی, نائک صاحب بھی, ہم سارے جو تھے, آئی مین کوئی ڈپلومیٹ بھی, ہم سارے کھڑے ہیں اور بات چیت ہو رہی ہے کہ جی کیا ہو گیا کیا ہو گیا. پھر سیڑھیوں سے جانے کی کوشش کی تو پتا چلا سیڑھیوں کو بھی بلاک کر دیا گیا, کسی کو وہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی, یا کم از کم ہمیں بتایا گیا کہ لفٹس نہیں اویلیبل. پونے گھنٹے کے بعد لفٹس دوبارہ آئی ہیں وہاں پہ, اور پھر ہم لوگ سارے نکلے ہیں. سو یہ وہ والی ایوان صدر کی میٹنگ نہیں تھی جس میں آپ
डिग्नेटरीज मिलते हैं सारों को, बाकी लोगों को, इसमें कोई उन्होंने मुलाकात नहीं की होगी, अपनी फैमिली वगैरह से की होगी, अपने ऑफिस में जाके की होगी, लेकिन यह है कि बाकी किसी गेस्ट से नहीं उनकी मुलाकातें हुई। तो अगर मैं ये कहूँगी कि मेरी प्रेसिडेंट साहब से मुलाकात हुई तो गलत। ऐसा क्या, आप क्यों ऐसा हुआ? मेरा ख्याल है कि असल में जो प्रेसिडेंट का अपना ऑफिस है ना, और उनके जो चेम्बर्स है ना, वो 4th फ्लोर पे हैं, हम लोग 5th फ्लोर पे थे, और इमीडिएटली कोई डिग्नेटरीज जो है वो 4th फ्लोर पे चले गए थे, और वहां पे वो मीटिंग शुरू हो गई थी। तो सिक्योरिटी के लिए उन्होंने सारे एलिवेटर्स को, स्टेयर्स वगैरह को भी लॉक कर दिया होगा कि कोई इस फ्लोर से गुजरे ही ना को अंदर आए ना को जाए। जब वो खत्म हुई है तो फिर उन्होंने बाकी सारों को इजाजत दी है वहां से निकलने की। दैट इज द ओनली एक्सप्लेनेशन आई हैव, और तो मुझे कोई रीजन नहीं समझ आता। राइट। मुबश्शिर साहब, सिक्योरिटी के हवाले से अब आपने बात की है, तो अडियाला जेल में भी दहशतगर्दी का खतरा है, जिसके तहत इमरान खान समेत जो बाकी वहां कैदी हैं उनकी मुलाकातों पर 2 हफ्ते की पाबंदी लगा दी गई। मुबश्शिर साहब, क्या सिचुएशन है, आप क्या समझते हैं? देखिए, पाकिस्तान में जेलों के ऊपर तो बहुत हमले हो चुके हैं ना। बन्नू जेल तो आपको याद है कि तोड़वा के उसमें सारे दहशतगर्द निकाल के ले गए थे तालिबान जब उन्होंने अटैक किया। जी। अडियाला पे भी बंदा पकड़ा गया, उसके पास से मैप्स पकड़े गए हैं। अब उससे कुछ और इन्फॉर्मेशन मिली होगी उनको कि 2nd टियर है या 3rd टियर है, कि और कितने लोग हैं इस ऑपरेशन में शामिल हैं जिन्होंने सामने आना है, तो उसके लिए एहतियात करना लाजमी है ना। आप देखें, कल जो प्रेसिडेंट हाउस हम गए थे परसों, मैंने ऐसी सिक्योरिटी नहीं देखी पहले कभी इस लेवल की। और यानी अक्सरियत जो थी लोगों की, बल्कि उसको तो नेशनल असेंबली में गाड़ी पार्क करा रहे थे, और आपको लंबा चल के जाना है वहां तक, और इवन कार्ड का नंबर तक चेक हो रहा था, उसके बैग कलर भी चेक हो रहे थे। हर एक की गाड़ी जो है उसकी डिक्की खोल रहे थे, हर एक को कुत्ते भी सूंघ रहे थे, वो चाहे उसकी गाड़ी में झंडा लगा हुआ था नहीं लगा हुआ था, हर एक की चेकिंग हो रही थी। तो अगर प्रेसिडेंट हाउस में डिप्लोमेट्स वगैरह की भी ऐसे उनकी गाड़ियों की भी चेकिंग होनी है, सब कुछ होना है, तो फिर अडियाला जेल क्या बेच रहा है? वहां पे जरूर फिर सिक्योरिटी थ्रेट है ना यार, हर जगह पे है। तो अच्छा किया उन्होंने 2 हफ्ते के लिए उसको बंद कर दिया। ये जेल में है, कैदी हैं, नहीं मिलेंगे 2 हफ्ते, किसी को क्या मत नहीं आएगी, चुप करके इनसे को रोजे रखें और अपनी तस्बीहां पढ़ें वहां पे, और कुरान भी पढ़ें। काफी टाइम है अभी। राइट। मुबश्शिर साहब, इमरान खान की बहन अलीमा खान गुस्से में थी, मीडिया से बात की, उन्होंने कहा कि इन लोगों ने अपनी ड्यूटी समझ ली है कि ये चाहते हैं इमरान खान जेल से बाहर ना आए। किन लोगों पे गुस्सा कर रही थी, किन की ड्यूटी है ये कि इमरान खान जेल से वो अपनी भावज के ऊपर लगा रही है इल्जाम, वो बुशरा बेगम के ऊपर इल्जामात लगा रही हैं, किसी और पे नहीं लगा रही, क्योंकि वो पार्टी को टेक ओवर नहीं, वो तो खुद जेल में, बशीर साहब वो तो खुद लॉकअप बनी गाला में है ना, बनी गाला में है ना, तो वो इनको पार्टी नहीं टेक ओवर करने दे रही वो, और वो विराजमान बैठी है, इनके सीने पे मुंह गल रही है। तो वो करके ये जो कुछ कहना है, अपनी इनमें इतनी हिम्मत तो है नहीं अलीमा में कि अपनी भाभी का नाम ले लें। इनको पता है वो इनके नाम का पुतला बना देगी, इनकी तस्वीर को सामने रख के तो जुतियां और पड़ेंगी इसको। तो अलीमा को डर भी बड़ा लगता है, मैं जानता हूँ, तो उस लिहाज से डरपोक औरत है, उसको पता है मेरे पुतला ना बन जाए और मेरे ऊपर अपने को मुर्गी जलाकर उसको मंत्र शंत्रना शुरू हो जाए। लेकिन ये है कि बेसिकली मैं तो काफी दिन से आपको कह रहा हूँ कि उसके वकील नहीं चाहते कि वो बाहर आए, क्योंकि उसके वकील जो हैं उन्होंने उसके केसेस को मिस हैंडल किया। वो सारे पार्लियामेंट में हैं, वो सारे एंजॉय कर रहे हैं, वो सारे मीडिया कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, अंदर तो इमरान खान है, और के हर मीडिया में आके केस का बता रहे हैं कि इसको ये इंसाफ नहीं हो रहा, ये इंसाफ नहीं हो रहा, लेकिन खुद केस में अपीलें भी नहीं फाइल हो रही, ना लड़ रहे। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो अमेरिकन इंतजामिया के कुछ लोग जो है, खासतौर रिपब्लिकन इंतजामिया के जो लोग हैं, डोनाल्ड ट्रंप वगैरह के साथी जो है, वो पीटीआई के कुछ सीनियर लोगों से बराह रास्त राब्ते में है, बराह रास्त राब्ते में, और इनको एडवाइस कर रहे हैं। तो ये लोग बड़े चिल्ड हैं कि जी अपना पता नहीं जून जुलाई बजट के वक्त ये हो जाना है, वो हो जाना है, पता नहीं हुकूमत ने बैंकरप्ट हो रही होगी, हम उससे खड़े होंगे तो फिर लोग सड़कों पे आ जाएंगे, ये हो जाएगा। ये पाकिस्तान के खिलाफ एक बाकायदा साजिश हो रही है इस वक्त, और वो चल रही है, और वो कोई मामूली साजिश नहीं है, वो काफी बड़ी साजिश है। जी मुबश्शिर साहब, माय लास्ट क्वेश्चन, शेर अफजल मरवत ने कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले उन्होंने दावा किया था कि उनके कत्ल की मंसूबाबंदी हो रही है और इसमें कोई सियासी शख्सियत मुलव्वस है और दुबई में उसके पैसे भी दिए जा चुके हैं साजिश के। मुबश्शिर साहब,
کوئی ہے آپ کے پاس خبر، یہ کوئی اوتھینٹک بات کر رہے ہیں کیا؟ میری کل شیر افضل سے ملاقات بھی ہوئی، ہم کھانے پہ بھی ایک ساتھ تھے، دوپہر کو 2-2.5 گھنٹے وہ میرے ساتھ بیٹھے رہے تھے، اور پرسوں رات کو بھی ہماری ملاقات ہوئی تھی. لیکن یہ ہے کہ آنیسٹلی یہ میرے ذہن میں نہیں آیا، میں نے پوچھا نہیں ان سے، میرے ذہن سے نکل گیا تھا، یہ میں اور بڑی باتیں کر رہا تھا. لیکن شیر افضل مروت جو ہے نا، وہ ان کی کوئی پہلی دشمنی تو ہے نہیں ہے، ان کے تو خاندانی دشمنیاں بھی ہیں، میں ان کو جانتا ہوں اچھی طرح. ان کے جو سالے ہیں، سگے بردر ان لو، وہ بھی دشمنی کی بھینٹ چڑھے تھے، اسی طرح بیچارے مرے گئے تھے. ان کی قبائلی دشمنیاں بھی ہیں، اور ان کی علاقے کی دشمنیاں بھی ہیں، اور وہ ہمیشہ سے ایک یعنی آرمڈ اور ویپنائز قسم ماحول میں رہے ہیں، اور اسی میں پھرتے بھی ہیں اسی طرح وہ. لیکن یہ ہے کہ میری ان سے کچھ دن میں بات ہونی ہے، 3-4 دن میں انشاءاللہ. تو دیٹس اے ویری امپورٹنٹ کویسچن، یہ میں ان سے پوچھوں گا ضرور، جو آپ نے مجھے بھی یاد کرایا. مبشر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ کی قیمتی وقت اور آپ کی قیمتی تجزیے کا. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوا. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیں، اللہ نے کے بعد.